माया जी संचालक ज्यादा रहा हूं, इसलिए संचालक के दुख को समझता हूं। इसलिए बहुत कम समय में ढेरों बातें हो चुकी है। महाभारत वाली उस कविता का भी जिक्र हो चुका है जिसका जिक्र करना चाहता था। बातों वाली कविता का भी जिक्र हो चुका है। ये जो व्यवस्था चाहे जिस तरह की हो, चाहे वो फ्यूडल हो, पूंजीवादी हो, इस समय की पूरा आक्रामक बाजारवादी संस्कृति जो है उसका हर स्तर पर विरोध इन कविताओं में मिलता है। पानी हो, शब्द ही क्यों ना हो, शब्द तक तो, लेकिन लहजा थोड़ा भिन्न है। आदिवासी या दलित विमर्श के नाम पर जो कविताओं के भीतर आक्रामकता है, वैसी आक्रामकता, वैसा तेवर नहीं है। करुणा है, बहुत मर्मवेधक है, नए किस्म की संवेदना को आपके भीतर जगाने वाला है। आप वो छोटी सी कविता जो पढ़े कृष्ण के लिए है, नीच जाति लिखते ही कलम पकड़ लेते हैं द्विवेदी जी, कहते हैं नीच समझी जाने वाली। अब ये कहने का एक तरीका है और कविता अंततः तो अंदाजे बयां है, और इसमें विडंबनाओं को जो जहां जहां दर्शाया गया है उसका लहजा देखिए। वो सुरों का महासंग्राम या पतझड़ वाली कविता, पंत का जिक्र किसी वक्ता ने किया। मेरा नहीं, पंत की एक कविता द्रुत झरों की याद आ रही थी। भेजेगा, भेज देंगे, भेजेगा। लेकिन वो जो आक्रामकता है, झड़ जाओ खत्म हो जाओ, वो राही की कविता में नहीं है। वहां वो कहते हुए जाते हैं, नयों को का स्वागत करते हुए जाते हैं। वो खत्म नहीं होना है, उनका खुद को समाहित करना है धरती में। ये दो भिन्न दृष्टियां हैं और मुझे लगता है कि इसमें जो शब्द, जो जगहें आई हैं, वैसे देखिए 90 के बाद की जो पीढ़ी है उसकी कविता में चर्चित अचर्चित दोनों तरह के कवियों में नदी का खत्म होना, प्यास का बढ़ना या आम या बेचैनी सब में दिखती है। लेकिन यहां जितना गहन मतलब जुड़ाव है, वो जैसे एकदम जीवन की तरह है, वो अपेक्षाकृत माने उनमें कम है। ये काव्य आस्वाद और काव्य दृष्टि को बदल देने वाली कविता है। अब तक जो हम हिंदी में पढ़ते रहे हैं, और एक स्वाद यात्रा कविता का जिक्र नहीं हुआ। उस कविता को पढ़िए, उसमें सब विमर्श है। वो राजनीतिक कविता भी है, वो अर्थनीति के स्तर पर भी मुकाबला करती है, संस्कृति के स्तर पर भी। तो यह जो नया आस्वाद पैदा किया जा रहा है, मुझे कई बार मैंने इसकी तारीफ करते हुए भी, ढेरों हमारी उम्र और पहले के भी जो नए आस्वाद लेकर आए और वह आस्वाद पर कब्जा कैसे कर लेते हैं जो उसे पैदा नहीं करते हुए, इससे राही को भी सावधान रहना है और हम सचेत पाठकों को भी, लेखकों को भी। किया पैदा कोई और करता है, हमारे पुरखे, और उसको छीन लेते हैं, लेबल उनका चिपक जाता है। उससे बचना, और उसी तरह समूह के जैसे राही हैं जिसकी वजह से हम प्यार करते हैं राही को और राही की कविताओं को, यह बना रहे,
ये मेरी कामना है। सभ्यता ने, तथाकथित सभ्य लोगों की व्यवस्था ने जो विडंबनाएं पैदा की है उसका तो लगातार जिक्र है। वे सभ्य लोग हैं जिनकी नजर नदी, खनिज, कोयले, सारे प्राकृतिक संसाधन पर रहती है। और देखिए उसमें फिर उस व्यंग्य को जंगलों को उजाड़ कर बसाई गई व्यवस्था को प्लांट कहते हैं। गहरी शिकायत है उनसे। हम लौट रहे हैं, शीर्षक कविता का जिक्र हो चुका है, उसको मैं समय नहीं होगा, आप खुद पढ़िए। मुझे कई बार लगता है कि शायद ऐसे कवि जिसकी ज्यादातर कविताएं आपको कुछ कहने के लिए विवश करें, जैसा कि संग्रह में है, उन कविताओं को 10-15 कविताओं को पढ़ा जाना चाहिए, वो ज्यादा शायद सार्थक होता। और हम लोग तो मान लीजिए कि प्रशंसा करते ही हैं। जब कवि कहता है कि पहाड़ को हिंदी मुहावरों से छुड़ाए बिना भाषा में कैसे बरत पाऊंगा अपने प्यार को, भाषा का रिश्ता जो है हम सबके आत्म से, हमारे अस्तित्व से होता है, तो वह हिंदी भाषियों के उस सेल्फ को बदलने का निवेदन करता है। मुक्तिबोध के हवाले से कहूं तो अपनी ही श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त हिंदी भाषी लोगों के हृदय का आयतन बढ़ाने की बात भी कवि करता है। मामला लेकिन वैसे केवल हिंदी भाषा तक ही सीमित नहीं है। जितनी भी अपने को सभ्य कहने वाली भाषाएं हैं, पहाड़ और जंगल को लेकर शायद मुहावरे उनके यहां पे उसी तरह के होते होंगे जैसे हिंदी में। यथार्थ को मैंने, हम यहाँ मंच पर 5 लोग हैं, 5 लोग किसी खिड़की से देखें किसी चीज को तो शायद सब लोग एक तरह से उसका वर्णन करें। और जो आदमी उस जीवन को जो एकदम लगातार इतना प्राकृतिक है वहां से चीजों को देख रहा है, तो शायद हम देखें तो हम उस तरह से न देख पाए, जैसा कि कई बार होता है कि सैलानी नजरिए से देख रहे हैं। तो ये सैलानी नजरिए से देखी हुई कविताएं नहीं है। लेकिन अब विडंबना फिर है कि इसमें कुछ बनने की चाह में पहाड़ों का पीछे छूटना, नदी टोलों यानी गादा टोला को छोड़ना पड़ता है। यह दुख कविताओं में मौजूद नरेटर को सालता रहता है। मिट गया गादा टोला से लेकर नदी जाने वाला रास्ता, नदी भी स्मृति हो गई है। अब मिटते कदमों वाले साथ ले गए गादा टोला और रूह नदी की। इसलिए वो बार बार कहता है कि अपने भीतर की नदी को जीवित रखना है। और क्या बदला है, कितना अच्छा हिंदो कुजूर जब लौट के आते हैं चाय बागान से, वो सारे गीत, वो सारा संगीत लौट आता है। मारे कहाँ जाते हैं? बालू ढोने वाले एक अनजान ट्रक द्वारा नई बनी सड़क पर कुचल दिया जाता है, कुचल दिए जाते हैं। असुर हेम्ब्रम की हत्या को नशे में दुर्घटना साबित करने वाले लोग कौन हैं, जिसमें पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। कवि लिखता है, न्याय की उम्मीद में पथराई हुई आंखों को देख धरती थोड़ी और बूढ़ी हो गई। हमारा समय ऐसा है कि न्याय इसमें एक ऐसा शब्द है जिसे व्यवस्था ने सबसे ज्यादा कुचला है। ये कविताएं जैसे आईना है, पहाड़ों प्रकृति के और लूट से लाभान्वित वर्ग के कृत्य का। वे जो बड़े बड़े दर्शन झाड़ते हैं, खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, ये है उनका वास्तविक चेहरा। ये तुम्हारा वास्तविक चेहरा है, ये कविताएं बताती हैं। बाहर किसको भी है इसमें, जिन्हें अस्पताल पहुंचने में देर होती है, जहां 2 घंटे के इंतजार के बाद कोई वाहन मिलता है, जहां से पाकुड़ के जिला अस्पताल पहुंचने में 2 घंटा लगता है, और बच्चा तो बाहर आता है, जच्चा
भीतर ही रह जाती। मतलब कि ये जो पक्की सड़कें हैं और वाहन हैं, ये प्रायः प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए हैं, जो यहाँ के लोग हैं उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है। यह दुख है। फिलहाल मैंने बहुत सारा नोट्स लिया था, लेकिन ये हिंदी कविता को समृद्ध करने वाली, उसकी समझ को, उसके शब्दकोश को विस्तार देने वाली, उसे और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने वाली कविताएं हैं। और इसका न केवल स्वागत किया जाना चाहिए, बल्कि सायास भी अनुसरण किया जाना चाहिए।